दोस्तों नमस्कार। आखिर कौन से लोन पर बैंक और एनबीएफसी कर सकती है आप पर केस, और कितने अमाउंट तक कोई भी एनबीएफसी या फिर कोई भी बैंक आप पर ईसीएस बाउंस, चेक बाउंस या फिर फॉर्जरी का केस कर सकती है। जी हाँ, बहुत सारे भाइयों के पास हमारे कुछ के पास सामान आ रहे हैं, कुछ के दोस्तों को सामान आ रहे हैं, और बहुत अभी इस टाइम पे ऐसा फैला हुआ है कि बहुत सी कंपनियां ईसीएस बाउंस का, चेक बाउंस का या फिर फॉर्जरी का, जो कि अपना 420 और 406 जो कि अब चेंज होकर बीएनएस के तहत 416 और 418 बन चुकी है, उसके नोटिस आ रहे हैं, प्री कॉग्निजेंस के आ रहे हैं, वैसे कोर्ट के समान आ रहे हैं, किसी पे केस फाइल कर दिया गया है। तो बहुत सारे हमारे भाइयों का सवाल ये है कि यार ऐसा कौन सा लोन है जिसके अंदर केस फाइल होगा ही होगा, और अगर होगा तो कितने अमाउंट पे होगा। क्या मेरा लोन 5 लाख से कम है तो मेरे ऊपर केस नहीं होगा? क्या मेरा लोन 5,000 से कम है तो क्या मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई केस बैंक नहीं कर सकती? तो आज मैं इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाला हूं। और अगर किसी भाई को किसी भी कोर्ट का समन आया हुआ है, कोई भी नोटिस आया हुआ है, कोई भी समन आया हुआ है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है, और अगर बैंक आगे चल के आप पे कोई केस कर दिया है उसको कैसे हैंडल करना है, और केस होने से पहले उस केस को कैसे रोक सकते हो आप, ये भी मैं आपको प्रॉपरली तरीके से टेक्निक बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का हर्ष कुमार आपके चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूँ। लोन संबंधित अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, होम विजिट रुकवाना चाहते हो, किसी लीगल नोटिस का रिप्लाई करवाना चाहते हो, किसी केस के अंदर बेल लेनी है, किसी केस के अंदर कोई जानकारी जानना चाहते हो, सेटलमेंट करवाना चाहते हो, या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपको है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि हमें बहुत सारे लोग कॉल करते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है ना कि जो मैं टेक्निक्स बताता हूँ उन्हें देख के कुछ हमारे रिकवरी एजेंट के दलाल हैं, मैं इन्हें भाई कुछ नहीं बोलता क्योंकि आपके भाई नहीं लगता, सीधी बात है। ये जो रिकवरी एजेंट के दलाल हैं इनको मिर्ची लग जाती है, तो ये मिर्ची लग जाती है ना, तो ये लोग टाइम बर्बाद करने के लिए सीधे कॉल ही करते हैं। तो मैं आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, उसके बाद हम आपके मैसेज का रिप्लाई करेंगे। तो अभी पहले तो आ जाते हैं कि क्या कोई स्पेसिफिक अमाउंट तय है कि इतना अमाउंट है, मेरे ऊपर इतने अमाउंट के नीचे केस नहीं होगा, ऐसा कोई अमाउंट नहीं है। अगर बैंक को चेक बाउंस का केस करना है तो वो कितने भी अमाउंट पे कर सकती है, अगर बैंक को ईसीएस बाउंस पे केस करना है तो वो कितने भी अमाउंट पे कर सकती है। और एक रही बात फॉर्जरी का केस, जो कि अपना 316 और 318 बीएनएस का, उसके तहत कैसे केस कर सकते हैं। उसके तहत अगर केस करना तो उस पर भी कोई अमाउंट तय नहीं है, चाहे आपका लोन 5,000 का हो, चाहे आपका लोन 5 लाख का हो, चाहे आपका लोन 50 लाख का हो। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 95% लोगों पे ऐसा कोई भी केसेस कभी नहीं लगते। और अगर आपके ऊपर ऐसे केसेस लगने वाले होंगे तो उनको रोकना कैसे, ये मैं आप लोगों को प्रॉपरली इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, कई भाई लोग ये भी बोलते हैं कि सर मेरा बैंक लोन नहीं है, मेरा एनबीएफसी से लोन है, मैंने इस ऐप से लोन ले रखा है, उस ऐप से लोन ले रखा है। तो मेरे भाई, बैंक और एनबीएफसी में कुछ खास फर्क नहीं है। एनबीएफसी में नॉन बैंकिंग जरूर लिखा हुआ है, लेकिन उसके भी जो टर्म्स है वो सेम ही रहते हैं, 100% सेम रहते हैं। कानून उसके लिए भी सेम है, धाराएं उसके लिए भी सेम है। जो अपना ईसीएस बाउंस का सेक्शन 25 का और चेक बाउंस का सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत जो केस करा जाता है वो बिल्कुल 100% सेम होता है दोनों पे। अगर करना होगा तो वहां पर भी कर देंगे, वहां पर भी। लेकिन इसमें खुशखबरी वाली बात क्या है, अगर आपका हाल ही में लोन डिफॉल्ट हुआ है, या फिर कुछ भी तरीके का भी डिफॉल्ट चल रहा है, 1 साल हो गया, या फिर मान लेते हैं कभी 1-2 महीने हुए और आपको डर सताया हुआ है, तो इसमें इतना डरने की जरूरत नहीं है। जब केस अगर ऐसा कोई होता है तो उससे पहले पहले बैंक को और एनबीएफसी को आपको नोटिस भेजने पड़ेंगे। जी हाँ, कई भाई लोग पूछते हैं कि अभी पहला महीना डिफॉल्ट है, क्या पहले महीने केस कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लम सम कम से कम उन्हें 3 महीने तो वेट करना पड़ेगा, एनपीए उन्हें होने देना पड़ेगा। और कई भाई लोग पूछते हैं कि सर ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 2 ईएमआई मेरी डिफॉल्ट हुई, मैं 1 भर दूँ, उसके बाद 1 डिफॉल्ट हो, तो बीच में तो चैन टूट जाएगी ना? ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आपकी 3 किस्त बाउंस हो गए उस दिन से कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी आपके ऊपर सेक्शन 25 का, चेक बाउंस का और फॉर्जरी का केस कर सकता है। अब ये जो सेक्शन 25 और चेक बाउंस जो है ना, ये तो वैलिड है, ये तो क्योंकि आपने ईसीएस बाउंस करा होगा या फिर चेक उन्होंने डाला होगा तो वो बाउंस हुआ होगा, उसके तहत वो लोग केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो फॉर्जरी का केस है उसमें उसको किस तरीके से हैंडल करना है ये लोग समझ नहीं पा रहे। और मेरे जो कम से कम 2 सब्सक्राइबर है जिनका ये होते होते बचा, जिनको हमने समझाया किस तरीके से इसके अंदर बचना है, और वो बिल्कुल अरेस्ट होते हुए बचे, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रॉपरली तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चीज जान लो
कि जो भी ऐसे कोई केसेस फाइल होते हैं, इनसे पहले आपको नोटिस ज़रूर रिसीव होंगे। कम से कम नहीं तो 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, मिनिमम जो टाइम बता रहा हूँ वो 15 दिन पहले तो नोटिस आपको रिसीव होगा फाइलिंग से, केस फाइलिंग से पहले। ओके, आपको उस नोटिस के अगर आप सही तरीके से रिप्लाई करते हो, सही तरीके से वहाँ पर जवाब लिखते हो, सही तरीके से उसका एक लीगलाइज वे में रिप्लाई देते हो, जैसा मान लो ये लोग फॉर्जरी का केस आप पे करने की ट्राई कर रहे हैं, ओके, या फिर करने वाले हैं, जो कि आजकल फाइल कर रहे हैं लोग। प्री कॉग्निजेबल नोटिस आपने देखा होगा, प्री कॉग्निजेंस नोटिस आपको आता है कई बार लोगों को, आप लोगों ने इधर उधर देखा होगा बहुत ज़्यादा। तो वो क्यों आता है? उसका केस फाइल करने का बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं ये लोग, है नहीं। ज़्यादातर 90% जो केसेस हैं वो क्रेडिट कार्ड में ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड में कोई ईसीएस नहीं लग सकता, कोई चेक नहीं बाउंस कर सकते वहाँ पर, तो वहाँ पर ये चीज़ अपनाने की ट्राई करते हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई नोटिस रिसीव होता तो क्या करना चाहिए? तुरंत रूप से, अगर मान लो फॉर्जरी का भी है या फिर चेक बाउंस या फिर अपना ईसीएस बाउंस का है, तो तुरंत रूप से उसका रिप्लाई लिखना है, तुरंत रूप से ऑब्जेक्शन उठाना है। कोई भी केस हो, जैसे अमाउंट उन्होंने ज़्यादा डाल दिया, ईएमआई उन्होंने ज़्यादा लगा दी है, पेनल्टी उन्होंने ज़्यादा करी है, जो केस है उसके अंदर कोई दम नहीं है, एक्चुअली में 3 ईएमआई बाउंस नहीं हुई है, उससे पहले नोटिस आपको रिसीव हो गया, ऐसा कुछ भी है, तो आप तुरंत रूप से उसके ऊपर अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हो। और मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, 95% केसेस में, 95, मैं अपने खुद के क्लाइंट्स का और खुद के सब्सक्राइबर्स की स्टोरी बता रहा हूँ, 95% केसेस के अंदर ऐसा कोई भी केस फिर फाइल नहीं करती बैंक। क्यों? उनके पास क्या होता है कि उन्हें पता चल जाता है कि यार ये जो बंदा है, इसे हम लोगों ने सोचा था कि ये इग्नोर करेगा, ये जो नोटिस है उसको इग्नोर करेगा और हम केस फाइल कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, केस फाइलिंग के टाइम पे ये भी देखा जाता है कि आपने जो व्यक्ति है उसको कोई नोटिस भेजा था, और अगर नोटिस भेजा था तो उसका कोई रिप्लाई आया क्या आपको, ये भी चीज़ें देखी जाती है। और रिप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन थी, अगर वहाँ पर वैलिड पॉइंट लगते हैं तो ज़्यादातर 95% केस फाइल नहीं होता। ओके, लेकिन अब कई भाई लोग बोलेंगे सर मान लेते 95% नहीं हुआ, 5% हो गया, तब क्या करा जाए, तब कैसे इसको हैंडल करा जाए? तो अब क्या हो गया, अब रूल्स थोड़े चेंज हो गया, अब कानून चेंज हो गया। अब क्या होता है, आपको चेक बाउंस या फिर अपना ईसीएस बाउंस या फिर फॉर्जरी का जो केस है, ओके, पहली बात तो फॉर्जरी तो जो बैंक अपना कहीं पर भी किसी भी थाने में फाइल नहीं कर सकता, वरना आप लोगों को पता होगा जब रियल फॉर्जरी होती है तो कुछ नहीं करना होता, आपको थाने में जाना होता है, रिपोर्ट लिखवानी होती है, एफआईआर दर्ज होती है, बंदा अरेस्ट हो जाता है ना, ये चीज़ होती है, या उसके नाम का अरेस्ट वारंट इशू हो जाता है, ये ऐसे नॉर्मली होता है। लेकिन जब आपने लोन लिया है, आपने कोई अमानत में खयानत नहीं करी है, आपने कोई चोरी नहीं करी है, आपने कोई 420 नहीं करी है, जो नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, अब धारा चेंज हो गई है, ठीक है, 418 हो गई है, ओके, अब आपने ऐसा कुछ भी नहीं करा है, तो मेरे भाई आपके ऊपर ये धारा लगनी चाहिए? नहीं। बैंक ऐसा क्यों कर रहा है? बैंक आपको परेशान करने के लिए कर रहा है, बैंक आपको तंग करने के लिए कर रहा है, मेंटली टॉर्चर करने के लिए कर रहा है। कई लोग क्या करते हैं, ये सब चीज़ें देख के डर जाते हैं, तो वो लोग कहीं से मान लो कुछ बेच के, कहीं से उधार ला के पैसा, कई लोग एक गलती और क्या करते हैं, जब उनको नोटिस वगैरह रिसीव होता है ना किसी प्रकार के, तो वो नोटिस को पढ़ते नहीं है, वो इतना डर जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जैसे लोन तो चल ही रहा है, किसी से ब्याज पे पैसा उठा रहा है, तो मैं एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ, लोन तो देखो मेरे भाई आज नहीं तो कल तुम्हारा सेटल हो जाएगा, रिकवरी एजेंट को तुम आज नहीं कल झेल जाओगे, लेकिन जो ब्याज पे पैसा लाए हो ना प्रॉपरली तरीके से, वो तुम्हें अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वो छोटा लग रहा होगा, जैसे मान लेते हैं ₹1,00,000 लेके आओगे ब्याज पे, तो कितना ले रहा होगा, 4% ले रहा होगा, 8%, जो भी अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरी करता है। मैं मान लेता हूँ एक छोटा अमाउंट रखता हूँ 2%, वो 2,000 4,000 आपको छोटे लग रहे होंगे महीने के, लेकिन जब आप बुरे फंसोगे तो बहुत ज़्यादा बुरे फंस जाओगे, समझ रहे हो? तो आप लोगों को डरना नहीं है, अपना बैटल लीगली लड़ना है, अपना समझना है, लीगल राइट समझ रहे हैं। अब क्या करना चाहिए, देखो पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको सेक्शन 25 का या फिर अपना क्या कहते हैं चेक बाउंस का प्री कॉग्निजेंस नोटिस आता है, समन जो आता है प्री कॉग्निजेंस का, प्री कॉग्निजेंस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल समन की बात नहीं कर रहा हूँ। कई केसेस जो है अभी भी नॉर्मल समन से ही फाइल होता है, तो अगर नॉर्मल समन आ रहा है तो उसमें अलग प्रोसीजर रहता है, उसमें बेल का और बाकी चीज़ों का डेट वेट बढ़वाने का, जो भी अपने लॉयर को भेजने का, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर इन दोनों में आपको ये आ रहा है तो आपको इसके अंदर कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्यों? अब मैं कई लोग पूछेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि अभी ट्रायल आपके ऊपर स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर आप अपना लॉयर वहाँ पर भेजते भी हो, आप खुद भी जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ खास बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? आप वहाँ पर गए, इससे क्या होता है कि इसमें आपको एक टाइम पीरियड ही मिल जाता है कि मान लो जब तक प्री कॉग्निजेंस खत्म होगा तब तक वो केस फाइल करेंगे आगे चल के, और उसमें भी केस फाइल करके कुछ नहीं होगा, ट्रायल चलेगा आगे चल के। आपको ऐसा नहीं कि अरेस्ट कर लिया जाएगा, सीधे ले जाया जाएगा कि हाँ भाई साहब तुम्हें जेल में डाल देंगे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं इन दोनों के अंदर। इसके अंदर सिंपली आप इसको चलने दो, सबसे बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल के केस फाइल होगा, आगे चल के बेल ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये तो हो गई नॉन प्रॉब्लमेटिक चीज़ कि अगर आपको इन दोनों के अंदर प्री कॉग्निजेंस का नोटिस आया है, समन आया है,
तो आपको उतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप टेंशन फ्री रह सकते हो, ठीक है। लेकिन अब मान लो नॉर्मल सामान आपको आया, केस फाइल हुआ या फिर इसके बाद आपके ऊपर ट्रायल चला, ओके, तो क्या करना है, तो मेरे भाई आपको अलग कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, आपको सेम डेज के अंदर बेल मिल जाती है, आप एक बार बेल करवा लो, उसके बाद केस चलता रहेगा। और केस कब तक चलेगा कोई गारंटी नहीं, आप उससे पहले सेटलमेंट करवा लो, केस क्लोज करवा लो। और दूसरी बात यह है, जब एक केस कोर्ट में चला जाता है, फिर कोई वो चीज़ चलने लगती है उसके ऊपर हियरिंग्स वगैरह, ट्रायल वगैरह, तो वैसे भी वो सेटलमेंट आराम से उसकी 10 से 20% के अंदर हो जाती है। उसमें आपको ज़्यादा कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती। जज खुद ही कह देता है भाई साहब इसके अंदर सेटलमेंट करवा लो, खत्म करो इस लोन को, कोई बड़ी बात नहीं है, ओके। अगर आपके पास सेटलमेंट के पैसे भी नहीं है तो आप उस लोन को फिर चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसका कोई एंडिंग नहीं है। ये 30 साल भी चल सकता है ये केस चलने को, और चलने को जब तक चलाना चाहो तब तक भी चलेगा, ओके। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम एक चीज़ में है, प्री कॉग्निजेंस का जो फॉर्जरी का जो केस होता है, ये क्यों कर रही है बैंक? इसका मेन पर्पस जानते हो क्या है? मैं तुम लोगों को बताता हूँ। जैसे अगर कोई भी बैंक, कोई भी एनबीएफसी चाहे कि वो जाके थाने में आपकी कंप्लेंट करे 420 के अंदर, जो अब 316 और 318 हो चुके हैं, उसके अंदर करे, आपको अरेस्ट करवाए, ऐसा वो नहीं कर सकती चाहकर भी, ओके। ऐसा वो कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, कोई वो नहीं है कि आपने बैंक के साथ फ्रॉड करा है। और एक्चुअली में अगर आप लोन की किस्त नहीं भर रहे हो तो आपके ऊपर कोई एफआईआर हो ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट भी यही कहता है। तो ये लोग दूसरा क्या हथियार अपना रहे हैं, ये लोग वहाँ कोर्ट में कॉग्निजेंस लेने के लिए अपना केस फाइल करते हैं। अब कई लोग क्या सोचते हैं कि यार ये चीज़ है ही नहीं तो ये लगेगी नहीं, मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, मैं अपना केस या तो किसी लॉयर को भेजूंगा नहीं, तो वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको एक क्लियर कट चीज़ बता देना चाहता हूँ, हाँ एक्चुअली में परेशानी तो नहीं होगी, लेकिन अगर आप वहाँ पर गए नहीं, आपने अपने लॉयर को नहीं भेजा, आपने वहाँ पर बेल नहीं लिया, कोई भी चीज़ नहीं करी, तो मेरे भाई वहाँ से वो लोग एक एप्लीकेशन लगा के आपके नाम का अरेस्ट वारंट इशू करवा सकते हैं। अब 2 सब्सक्राइबर्स के साथ क्या हुआ, उनको ये आई गेस जनवरी वगैरह में रिसीव हुआ था, ठीक है, इसी मंथ उनके नाम का अरेस्ट वारंट इशू हुआ था। और ये ज़्यादातर जो केसेस करे जाते हैं वो कलकत्ता में करे जाते हैं या फिर मद्रास वगैरह में करे जाते हैं, इस साइड में, ओके। ऐसा क्यों करा जाता है? आपके घर से दूर बहुत वो, ताकि आपको परेशानी हो, आपको दिक्कत हो, किसी तरीके से आप बेल लेने के चक्कर में अपना पेमेंट करो। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड के अंदर ही होता है, क्योंकि उसके अंदर ये एक्चुअली में चीज़ होती है, ओके। अब इसको ओवरकम कैसे करना है, इसको ख़त्म कैसे करना है? देखो, आपको जैसे ही ये रिसीव होता है बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाओ, बिल्कुल ही दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। आपका केस जहाँ पर भी लगा है, कोलकाता में लगा है, मद्रास में लगा है, नॉर्थ में कहीं पर लगा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। वहाँ पर आपको खुद जा पाओ तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं जा पाओ तो अपने लॉयर को भेज दो, वो आपकी डेट पे, आपकी जगह पे, डेट पे जाके आपके केस को ख़त्म करवा देगा। क्यों करवा देगा ख़त्म? क्योंकि आपने कोई लोन लिया है, ठीक है, आपके पास जब तक पैसे थे आपने पेमेंट करी, जब आपके पास पैसे नहीं रहे तो आप पेमेंट नहीं करवा पा रहे, बस यहाँ पर बात खत्म होती है। इसमें कोई फ्रॉड आपने नहीं करा, इसमें कोई फ्रॉडजरी आपने नहीं करी है, इसमें कोई बैंक के साथ धोखाधड़ी आपने नहीं करी है, सिंपली तरीके से, तो वो केस वहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप में से भी किसी को वो नोटिस रिसीव हुआ है, समन रिसीव हुआ है, और आप लोग वहाँ जा नहीं सकते या फिर खुद से कोई और परेशानी है, तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। हम आपको वहाँ पर जो भी जिस भी स्टेट में होगा वहाँ पर एडवोकेट प्रोवाइड करवा देंगे, वो आपका केस खत्म करवा देगा। कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है, ये केस आराम से खत्म हो जाता है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लमेटिक चीज़ नहीं है। और अगर कोई और केस होता है जैसे मान लें सेक्शन 25 या चेक बाउंस का, तो उसके अंदर भी बेल हो जाएगी, उसके अंदर भी सारी चीज़ें चलते रहेंगी, कोई प्रॉब्लमेटिक से आगे चल के फिर आपका केस चलता रहता है और कोई दिक्कत नहीं होती। और जो फॉर्जरी वाला है ये बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, इसको बिल्कुल ही हटा दिया जाता है केस को, बिल्कुल ये कहीं पर चलता नहीं है, कुछ नहीं होता। बस आपको इसे इग्नोर नहीं करना, इग्नोर करोगे तो बहुत ज़्यादा बुरा फंस सकते हो, समझो। ये जो 2 सब्सक्राइबर है ना, इनकी भी स्टोरी बताता हूँ। इनके घर पे जब पुलिस आई थी ना, इन्होंने तो एड्रेस चेंज कर रखा था, इसलिए पकड़े नहीं गए थे बेचारे, समझे। लेकिन आस पड़ोसी ने फ़ोन करके बता दिया कि भाई साहब आपको पुलिस वाला ढूंढते हुए आया था, फिर ये सेम डे भागे बेल लेने के लिए, वहाँ पर जाके भी केस खत्म हो गया। तो दोनों तरीके से केस ही खत्म होना है और कुछ नहीं होना, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।